नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी की ये तीसरी क्लास है। तो इस क्लास का नाम है भारत की भौगोलिक स्थिति। मैं उम्मीद करूंगा आप दूसरी क्लास देख चुके हैं और याद रखिएगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ज्योग्राफी पिंटू सर यानी मेरे द्वारा कराया जा रहा है। इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिएगा, आपको ज़्यादातर प्रश्न इस क्लास से मिलते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए क्लास शुरू किया जाए और देखा जाए कि हमें ज्योग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो मैंने ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं और इस ज्योग्राफी के टॉपिक्स में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो भारत में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार हम पढ़ चुके हैं। आज जो क्लास है वो भारत के पर्वत के बारे में है। आज की क्लास भारत के पर्वत के बारे में है और ये ज्योग्राफी का लगभग 45 से 50% हिस्सा कवर करता है। भारत की भौगोलिक स्थिति में जो पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, ये भारत के लगभग 45 से 50% हिस्से को कवर करते हैं। तो इस हिस्से को जो कवर करते हैं उन हिस्सों को देखा जाए और समझा जाए कि कैसे इसमें स्थिति है। ध्यान से हेडिंग क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति। कॉपी पर हेडिंग डालेंगे आप लोग, भारत की भौगोलिक स्थिति। ये आज की क्लास का टॉपिक। अगर भारत को भौगोलिक स्थिति के रूप से हम देखना चाहें तो सबसे पहले हम ये जानें कि भारत को कितने रूपों में बांटा गया है। ये छोटा मोटा भारत का मैप बन गया। इस मैप के माध्यम से हम देखें तो भारत का जो ये वाला हिस्सा इसे हम उत्तर के पर्वत के नाम से जानते हैं। ये पूरा हिस्सा हम उत्तर के पर्वत के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जो दूसरा हिस्सा है आपका, ये दूसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश बिहार, ये जो दूसरा हिस्सा है इसे हम उत्तर के मैदान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्तर के मैदान के नाम से जानते हैं। ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार। तो मैंने अब तक आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार कितने हिस्से बताए? उत्तर के पर्वत, उत्तर का मैदान और भारत की भौगोलिक स्थिति। इसके बाद आगे देखा जाए कि भौगोलिक स्थिति के रूप में किस रूप में बांटा गया है। ये हिस्सा अगर आप समझें तो इस हिस्से को हम तटीय क्षेत्र बोलते हैं। ये सारा हिस्सा जो है ये किस हिस्से में आता है? तटीय क्षेत्र में आता है। इसके बाद कौन सा क्षेत्र है अगर आप ध्यान दें तो ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, ये क्या है? लक्षद्वीप। तो इसे द्वीप क्षेत्र में बांटा गया है। और ये जो एरिया आपका खाली है, ये एरिया, इस एरिया को हम मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया? उत्तर का पर्वत। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, भारत को भौगोलिक क्षेत्र से भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया। कहीं कहीं 5 भी मिलता है जो गलत डाटा है। 6 भागों में बांटा गया है। वो 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग हो गया उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत। दूसरा भाग हो गया उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान। तीसरा भाग प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा भाग प्रायद्वीपीय पठार। चौथा तटीय क्षेत्र,
तटीय क्षेत्र, पांचवा द्वीप क्षेत्र, और छठा मरुस्थल क्षेत्र। तो टोटल कितने क्षेत्र होंगे? 6। और याद रखेंगे इन क्षेत्रों को पढ़ने के बाद आप भारत में जियोग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 45 से 50% हिस्सा कवर होता है। हम बड़े बेसिक से बड़े आराम से पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर इस क्लास से नहीं जा सकता, ये दावा है हमारा। ध्यान से देखा जाए, अगर इस उत्तर की पर्वत में बात किया जाए कि क्षेत्र में, अगर इस क्षेत्र में बात किया जाए उत्तर के पर्वत के क्षेत्र में, तो इससे के बारे में हमें थोड़ा याद रखना होगा कि कितने भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। एक ट्रांस हिमालय और एक हिमालय। ट्रांस हिमालय और एक किस नाम से बटा हुआ है? हिमालय के नाम से। आगे चला जाए और ध्यान से देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है आप समझिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर है। अगर इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को हम 100% मान लें, कितना मान लें? 100%। तो इस 100% के हिसाब से मैदानी क्षेत्र कितना है? तो मैदानी क्षेत्र है 43.5% जो क्षेत्र है भारत में, वो कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद बात करें 27.5% जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? वो पठारी क्षेत्र है। 18.5% जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है। और 10.5% जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, यानी पर्वत क्षेत्र है। बात किया जाए क्या ये टोटल 100% हो गए? तो जी हाँ, ये बिल्कुल 100% हो गए। पठार, पहाड़ी और पर्वत, तो याद रखेंगे अगर कोई इलाका जो समतल भूमि से ऊंचा है और दूर तक फैला हुआ है तो वो पठार है। समतल भूमि से क्या है? ऊंचा है और दूर तक फैला हो मैदान के हिसाब से, तो वो क्या है? पठार है। जैसे तिब्बत का पठार। दूसरी बात करें, अगर इसी समतल भूमि से कोई चोटी है, अगर उसकी ऊंचाई 1000 मीटर या इससे ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पर्वत। 1000 मीटर या इससे ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पर्वत। वहीं अगर ऊंचाई 1000 मीटर से कम है तो हम उसे क्या बोलेंगे? पहाड़। अगर वहीं ऊंचाई 1000 मीटर से कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पहाड़। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार से उसे 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग कौन कौन से हैं? उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र और मरुस्थल क्षेत्र। भारत के क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें मैदानी क्षेत्र का कुछ हिस्सा आता है, पहाड़ी क्षेत्र का कुछ हिस्सा आता है। अगर आप याद केवल करना चाहें तो इस क्षेत्र को याद कर लें कि मैदानी क्षेत्र कितना है? 43.5%। आगे चला जाए, मैंने अभी जस्ट आपसे कहा था उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? एक बार मैप में आप देख लें। ध्यान से समझिएगा, उत्तर के पर्वत में ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला को हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। कौन सा हिमालय बोलते हैं? ट्रांस हिमालय।
ये 3 पर्वत श्रृंखला, 3 श्रेणियां हैं, इनके 3 अलग अलग नाम हैं। जो ऊपर की सबसे श्रेणी है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। जो दूसरी श्रेणी है उसका नाम है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और जो तीसरी श्रेणी है इसका नाम है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, तीनों श्रेणियों के जो नाम है, एक काराकोरम, एक लद्दाख और एक जास्कर। तो याद रखेंगे, उत्तर के पर्वत में हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांस हिमालय। किसके बारे में पढ़ना है? ट्रांस हिमालय के बारे में। चलिए ध्यान से देखा जाए। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का जो उपनाम है, उपनाम, इसे हम परा हिमालय के नाम से भी जानते हैं। परा हिमालय, परा हिमालय का मतलब ये होगा कि ये हिमालय की पार का पहाड़ है। दूसरा इसका नाम है तिब्बती हिमालय, दूसरा इसका नाम क्या है? तिब्बती हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। वो किसका भाग है? वो तिब्बत के पठार का भाग है। मैं एक बार लिख दूं, शायद आप साफ ना दिख पा रहे हो। उपनाम में एक नाम है परा हिमालय, परा हिमालय। दूसरा बोला जाता है तिब्बती हिमालय। अब दिखाई दिया आप लोगों को? तिब्बती हिमालय, परा हिमालय, और क्या बोला जाता है? तिब्बती हिमालय। याद रखिएगा, जो ट्रांस हिमालय वो हिमालय का भाग नहीं है। तो हिमालय का भाग नहीं है तो किसका भाग है? तिब्बत के पठार का भाग है। तो यहीं पे एक पॉइंट लिखेंगे, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय का भाग नहीं। तो ये भाग किसका है? ये तिब्बत के पठार का भाग है, तिब्बत के पठार का भाग, तिब्बत के पठार का भाग है। इसी ट्रांस हिमालय की श्रेणी से, के क्षेत्र से 3 नदियां निकलती हैं, 3 नदियां। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र से कितनी नदियां निकलती हैं? 3 नदियां निकलती हैं। वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? एक है गंगा, एक है सिंधु नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, और एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र से 3 नदियां निकलती हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, 3 श्रेणियां। और ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। दूसरा लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और जो तीसरी श्रेणी है उस श्रेणी का नाम है जास्कर श्रेणी। तो उत्तर के पर्वत में जो पहला पढ़ना है वो ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में पढ़ने के बाद जो पहली श्रेणी पढ़नी है वो किस श्रेणी के बारे में पढ़नी है? काराकोरम श्रेणी के बारे में। तो हेडिंग डालते हैं काराकोरम श्रेणी। चलिए हेडिंग डालिएगा काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी कहां पर है आप इसे समझिए। काराकोरम श्रेणी इस जगह है, और इस जगह एक चोटी है, इस चोटी का नाम है K2, गाडविन ऑस्टिन। तो काराकोरम श्रेणी की सबसे सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। इसे हम बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन, इसे हम क्या बोलते हैं? गाडविन ऑस्टिन।
गाडविन ऑस्टिन बोला जाता है। और इसी का एक दूसरा नाम है गौरी नंदा पर्वत, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। इसी का एक दूसरा नाम क्या है? गौरी नंदा पर्वत। नंदा देवी पर्वत नहीं, वो तो उत्तराखंड में है। गौरी नंदा पर्वत, ये चीज आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद बात करें इसी श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में जो केटू है, केटू पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पीओके में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। अगर ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी ऊंचाई जानना बहुत जरूरी है। तो जो इसकी ऊंचाई है वो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। काराकोरम श्रेणी में 4 ग्लेशियर है, 4 ग्लेशियर। ग्लेशियर किसे बोलते हैं? बर्फ के टुकड़े होते हैं जो कई सालों से या कई सौ सालों से पिघले हुए नहीं होते, अपनी अवस्था में रहते हुए जमे हुए रहते हैं, उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। तो 4 ग्लेशियर हैं। और ये 4 ग्लेशियर कौन कौन से हैं? 4 ग्लेशियर। तो जो एक ग्लेशियर है उसका नाम है सियाचिन। एक ग्लेशियर का नाम क्या है? सियाचिन। जो दूसरा ग्लेशियर है उसका नाम है बियाफे, बियाफे। तीसरे ग्लेशियर का नाम है बाल्टोरा, बाल्टोरा। और चौथे ग्लेशियर का नाम है हिस्पर। चौथे ग्लेशियर का नाम क्या है? हिस्पर। 4 ग्लेशियर हैं, सियाचिन, बियाफे, बाल्टोरा और हिस्पर। जो सियाचिन ग्लेशियर है तो याद रखेंगे ये भारत का सबसे ऊंचा स्थित युद्ध स्थल है। भारत का सबसे ऊंचा स्थित, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल है। इसे भारत पाकिस्तान से 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा छीना था। 1984 में ऑपरेशन, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, मेघदूत चलाया गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा हुआ है कि सियाचिन ग्लेशियर पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। और ये पाकिस्तान से इस सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में किया गया था। भारत का सबसे ऊंचा स्थित ये युद्ध स्थल है। और आगे चला जाए, इसी काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम श्रेणी, श्रेणी के विस्तार को, के विस्तार को तिब्बत में, तिब्बत में कैलाश पर्वत कहते हैं, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत आप नाम जरूर सुने होंगे। कैलाश पर्वत जाने के लिए मानसरोवर की यात्रा के रास्ते से हम यहाँ पर जाते हैं। कैलाश पर्वत भगवान शिव का रहने का मूल स्थान है। याद रखेंगे कभी भी आपसे पर्वत की ऊंचाई नहीं पूछी जाती, हमेशा जो पूछी जाती है वो चोटी की ऊंचाई पूछी जाती है। जैसे काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू, तो केटू की ऊंचाई पेपर में कई बार पूछी जाती है, लेकिन आपसे कैलाश पर्वत की ऊंचाई नहीं पूछी जाती। लेकिन अगर बाई चांस प्रश्न बन जाए तो इसकी ऊंचाई जो है वो 6638 मीटर है। इस पर्वत की जो ऊंचाई है, इसकी चोटी की ऊंचाई नहीं। तो चोटी की ऊंचाई पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पर्वत की ऊंचाई ना याद रखकर क्या याद करें? चोटी की ऊंचाई। और कैलाश के काराकोरम श्रेणी के विस्तार को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। वहीं हमारे उत्तराखंड, भारत में उत्तराखंड में एक जिला है पिथौरागढ़, और इस उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में एक पर्वत है आदि कैलाश पर्वत। और आदि कैलाश पर्वत को हम छोटा कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। जो कैलाश पर्वत है, मूल कैलाश पर्वत जो तिब्बत में है, ये जो कैलाश पर्वत है ये तिब्बत के नगारी प्रांत में है। याद रखेंगे ये जो कैलाश पर्वत है वो तिब्बत के किस प्रांत में है? तो नगारी प्रांत में, तिब्बत के नगारी प्रांत में, ये जरूर याद रखेंगे। और जो भारत में कैलाश पर्वत है जिसे आदि कैलाश पर्वत या छोटा कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। तो काराकोरम श्रेणी में बस इतना ही जानना है।
और हमने बताया था कि ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, एक काराकोरम श्रेणी, एक लद्दाख श्रेणी और एक जास्कर श्रेणी। तो अब दूसरे श्रेणी पर आते हैं, लद्दाख श्रेणी। तो दूसरा हेडिंग क्या होगा? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, कॉपी पे हेडिंग डालेंगे लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, कॉपी पर हेडिंग लद्दाख श्रेणी। अब लद्दाख श्रेणी के बारे में हम जान लें कि लद्दाख श्रेणी का लोकेशन कहां पर है। तो सबसे ऊपर हमने आपको बता दिया काराकोरम श्रेणी और ये लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की यहाँ पर जो एक चोटी है, इस चोटी को हम बोलते हैं राकापोसी चोटी। राकापोसी चोटी, तो याद रखेंगे राकापोसी चोटी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है राकापोसी चोटी। सबसे ऊंची चोटी का नाम राकापोसी चोटी। और इस राकापोसी चोटी की जो ऊंचाई है वो याद रखेंगे 7788 मीटर ऊंचाई है। इसे प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न इससे एक बनता है कि विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी कौन सी है? तो राकापोसी चोटी है। विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है। विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी का नाम है राकापोसी चोटी। विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी का नाम क्या है? राकापोसी चोटी। इसी लद्दाख श्रेणी के पास से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कैलाश के मानसरोवर के आसपास से निकलती है। और अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपसे बताया था कि ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और यहाँ पर एक है जास्कर। तो ये जो सिंधु नदी, जो सिंधु नदी निकलती है वो इस लद्दाख श्रेणी से बहती हुई और इस पाकिस्तान के रास्ते जाकर वो कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखिएगा, लद्दाख श्रेणी से गंगा नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी की बीच से बहती है या प्रवाहित होती है। गंगा नदी के किनारे एक बहुत फेमस शहर है लेह शहर, जहां पर भारत में सबसे कम वर्षा होती है। लद्दाख श्रेणी में लद्दाख का पठार स्थित है। लद्दाख श्रेणी में लद्दाख का पठार स्थित है। लद्दाख का पठार स्थित है। लद्दाख का पठार स्थित है। लद्दाख के पठार में एक पॉइंट याद रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करेगा तो तिब्बत का पठार। और लद्दाख का जो पठार है एक शीत मरुस्थल है। कैसा पठार है? एक शीत मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल। यहां से 2 प्रश्न बनेगा, भारत का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। लेकिन बात करें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका मरुस्थल। लेकिन बात करें वहीं सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल। 2 प्रश्न है, बहुत बार पेपर में बने हैं, अक्सर गलती हो जाती है। इसके अलावा लद्दाख श्रेणी में इससे ज्यादा नहीं कुछ पढ़ना। फिर लद्दाख श्रेणी के बाद ये जो काराकोरम श्रेणी, ये काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी। अब जो क्लास चलेगी वो जास्कर श्रेणी की, यानी जो तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है वो किस पॉइंट को पढ़ना है? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी।
जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी में एक चीज ध्यान दीजिए, जास्कर श्रेणी में कई दर्रे हैं। एक दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा, और एक दर्रा है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। जास्कर श्रेणी में दर्रा, एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, जोजिला। जोजिला दर्रा पेपर में कई बार पूछा गया कि जोजिला दर्रा किस श्रेणी में है, तो जास्कर श्रेणी में। और एक है बारालाचा दर्रा। जोजिला दर्रा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। बारालाचा दर्रा कहां पर है, यह है हिमाचल प्रदेश में। इन दोनों की खासियत क्या है, जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और बारालाचा जो दर्रा है ये मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। तो मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि उत्तर के पर्वत में जो सबसे पहला आता है वो आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियों के नाम कौन कौन से हैं, एक श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम श्रेणी, एक दूसरी श्रेणी है जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी, और एक तीसरी श्रेणी है जिसका नाम है जास्कर श्रेणी। इन 3 श्रेणियों को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय या परा हिमालय या तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं। अब जो नई श्रेणी शुरू हो रही है उस श्रेणी का नाम क्या है, जो ये श्रेणी चलती है इस श्रेणी को हम बोलते हैं महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय। और इन 3 हिमालय को हम मूल रूप से हिमालय बोलते हैं। तो पेपर में कई बार प्रश्न बनता है कि कौन सा पार्ट या कौन सी श्रेणी हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो याद रखेंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां हिमालय की हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ट्रांस हिमालय अगर हिमालय का हिस्सा नहीं है तो किसका हिस्सा है, वो तिब्बत के पठार का हिस्सा है। हिमालय में हम आते हैं, हिमालय के बारे में जानते हैं, हिमालय क्या है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ध्यान से समझिए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय पहले पृथ्वी गोल थी, ये सबको पता है, उतना अच्छा गोल बन नहीं पाया, ध्यान समझिए। पहले पृथ्वी गोल थी, और जो आज 7 महाद्वीप हैं ये किसी एक जगह पर इकट्ठा हुआ करते थे। किसी कारणवश इसमें विस्फोट हुआ जिसे पेंजिया कहा गया इन महाद्वीपों को। वर्तमान में जो 7 है, पेंजिया में विस्फोट हुआ और ये 2 भागों में टूट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड आगे चलकर और कई भागों में टूटा और गोंडवाना लैंड आगे चलकर और कई भागों में टूटा। जो भारत जिस लैंड में पड़ा उसे बोला गया गोंडवाना लैंड। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से हुआ है। हिमालय का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। गोंडवाना लैंड से हुआ है। दूसरा, इसी के निर्माण में प्रश्न और भी बनता है, भारतीय प्लेट का यूरेशिया प्लेट के टकराने से हुआ है। भारतीय प्लेट को किस नाम से जानते हैं, गोंडवाना लैंड को। भारतीय प्लेट का यूरेशिया, भारतीय प्लेट का यूरेशिया प्लेट के टकराने से। हिमालय का निर्माण किस सागर से हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है तेथिस सागर। इसका निर्माण किस सागर से हुआ है, तेथिस सागर से हुआ, तेथिस सागर से हुआ। तेथिस सागर से हुआ का क्या मतलब, जैसे ये यूरेशिया है
और यूरेशिया जो इलाका था, और ये भारत का गोंडवाना इलाका था, गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड था। बीच में जो एक नदी थी या जलाशय था उसे तेथिस सागर बोला जाता था, सागर था नदी नहीं था, उसे क्या बोला जाता था, तेथिस सागर। कई करोड़ों वर्षों में ये दोनों क्षेत्र आपस में मिलने लगे। आपको पता होगा आज भी हिमालय की ऊंचाई यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, तो ये मिलने लगे और मिलते मिलते ये जब आपस में मिले तो तेथिस सागर हट गया, और जब दो भूमि लड़ी तो इनसे एक पहाड़ का निर्माण हुआ जिसे हम आज हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट का यूरेशिया प्लेट के टकराने से हुआ। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, और जिस जगह भारतीय प्लेट का निर्माण हुआ या हिमालय का निर्माण हुआ वहां पहले तेथिस सागर हुआ करता था। भारत किस लैंड का हिस्सा था, तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसके बाद आगे चला जाए, क्या आप इतना समझे, ध्यान से समझे। हिमालय की जो लंबाई है ये 2400 किलोमीटर है, कहीं कहीं 2500 भी मिलेगा लेकिन एग्जाम में 2400 किलोमीटर सही माना गया। हिमालय की जो चौड़ाई है, चौड़ाई तो याद रखेंगे पश्चिम में 500 किलोमीटर और पूर्व में 150 किलोमीटर है। पश्चिम में 500 किलोमीटर और पूर्व में 150 किलोमीटर है। हिमालय का आकार कैसा है, तो इसका जो आकार है वो धनुष या फिर तलवार की तरह है। कैसे है, धनुष या तलवार की तरह है। अब आप देखें कि धनुष या तलवार की तरह कैसे है। यहां आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हिमालय है, हिमालय। तो क्या हिमालय की यहाँ पे चौड़ाई आपको ज्यादा नहीं दिख रही है, और ये चौड़ाई इस तरफ कम होते चली गई कि नहीं चली गई, तो ये क्या तलवार की तरह हो गया, नहीं, धनुष का आधा हिस्सा की तरह भी आकार है इसका। तो याद रखेंगे जिस वजह से इसका जो आकार है वो धनुष या तलवार की तरह है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखेंगे, इसका आकार कैसा है, धनुष या तलवार की तरह है। इसके बाद बात करें तीन श्रेणियां हैं इसी में। तीन श्रेणियां कौन कौन सी हैं, एक महान हिमालय, महान हिमालय, एक है लघु हिमालय, लघु हिमालय, और एक क्या है, शिवालिक हिमालय। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीन श्रेणियां हिमालय की है। औसत ऊंचाई किसकी है हिमालय की, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर। औसत ऊंचाई हिमालय की कितनी है, 6000 मीटर है। अगर आप ध्यान दें इसका जो निर्माण हुआ है वो किस चट्टानों से हुआ है, तो अवसादी चट्टानों से हुआ है। निर्माण किस चट्टान से, तो याद रखेंगे जो निर्माण हुआ है वो अवसादी, निर्माण हुआ किस चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय किस चट्टान से बना है, अवसादी चट्टानों से बना है। तो ये रही आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने टोटल कौन कौन सी चीजें पढ़ी अगर हम आपको बता दें तो याद रखेंगे आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार सारी क्लास को रिकॉल किया जाए तो आप समझ पाए। हमने सबसे पहले क्लास में एक मैप बनाया, और इस मैप में हमने आपको बताया कि जो भारत का हिस्सा है, भारत के किस किस हिस्से में कौन सी चीजें, ध्यान से समझ, भारत के किस किस हिस्से में कौन सी चीजें हैं। जैसे हमने शुरू में कहा उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत, इन इलाकों किस नाम से जाना जाता है, उत्तर के पर्वत के नाम से, उत्तर के पर्वत के नाम से। फिर उसके बाद हमने आपको बताया ये जो इलाका है इस इलाकों को किस नाम से जानते हैं, इस इलाकों को उत्तर के मैदान के नाम से, उत्तर के मैदान के नाम से इन इलाकों को जाना जाता है। फिर इसके बाद आगे बात किया जाए
ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के नाम से, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से। ये जो तटीय क्षेत्र है इसे किस नाम से जानते हैं? तटीय क्षेत्र को। ये जो तटीय क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र इसे हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र। और यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप हैं इस द्वीप को हम अंडमान निकोबार बोलते हैं, तो ये हो जाएगा द्वीप क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र। और ये जो छोटा सा इलाका बचा हुआ है ये, इस इस इलाकों को हम बोलते हैं मरुस्थल क्षेत्र। तो टोटल कितने क्षेत्रों में भारत को भौगोलिक स्थिति के अनुसार से बांटा गया? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा और इतने में हमने उत्तर के पर्वत के बारे में पढ़ा, जिसमें ट्रांस हिमालय को एक अच्छी क्लास के साथ हमने खत्म किया। अगली क्लास में हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे हिमालय में कौन कौन सी चोटियां हैं और चीजें कितनी बेहतरीन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। परिवर्तन क्लासेस पे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। अपना एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।